प्रिय विद्यार्थियों, आज व्याख्यान माला की कड़ी में मेरे वक्तव्य का विषय है छायावाद। आप काफ़ी समय से छायावाद के बारे में सुनते आ रहे हो। ये मेरी छायावाद पर आधारित कवियों एवं उनकी रचनाओं पर आधारित प्रश्नमाला है, जिसमें छायावाद के प्रमुख कवियों के काव्य की पंक्तियाँ, उनकी कृतियाँ और छायावाद से संबंधित प्रश्नों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अब हम छायावाद के जो बचे हुए प्रश्न हैं, अर्थात छायावाद काफ़ी लंबा है, इसमें प्रश्नमाला लंबी हो गई थी, इसलिए आपकी सुविधा के लिए, स्वयं की सुविधा के लिए मैंने इस काल के जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं, उस श्रृंखला को 3 भागों में विभाजित किया। आज जो मेरी प्रश्नमाला की श्रृंखला है, अंतिम है, छायावाद से संबंधित। अब हम छायावाद के प्रश्नों की तरफ अग्रसर होते हैं। प्रथम प्रश्न है, छायावाद की स्वच्छंदता का संबंध किससे है? छायावाद की स्वच्छंदता का संबंध किससे है? उत्तर है व्यक्तिवाद। उत्तर है व्यक्तिवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, पंत की पहली कविता कौन सी थी? पंत की पहली कविता कौन सी थी? उत्तर है गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा। प्यारे विद्यार्थियों, ये उनकी कविता जो है सन 1916 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुई। सन 1916 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, कामायनी का पात्र मनुपुत्र कुमार किसका पुत्र है? कामायनी का पात्र मनुपुत्र कुमार किसका पुत्र है? उत्तर है मानव का। उत्तर है मानव का। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी रचना बच्चन और पंत जी की सम्मिलित रचना है? अर्थात ऐसी कौन सी रचना है जो पंत जी और हरिवंश राय बच्चन जी ने मिलकर लिखी है? रचना का नाम है खादी के फूल। रचना का नाम है खादी के फूल। नेक्स्ट प्रश्न है, बांधा है विधु को किसने इन काली जंजीरों से? बांधा है विधु को किसने इन काली जंजीरों से? मणि वाले फणियों का मुख, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से? क्यों भरा हुआ है हीरों से? ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं तथा किस रचना से उद्धृत हैं? ये काव्य पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, कामायनी से उद्धृत है। जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी से उद्धृत है। नेक्स्ट है, मधु बरसती विधु किरण है कांपती सुकुमार, पवन में है पुलक पंथर पल रहा मधु भार। पल रहा मधु भार। जयशंकर प्रसाद जी की ये कविता की पंक्तियाँ किससे संबंधित हैं? जयशंकर प्रसाद जी की ये कविता की पंक्तियाँ किससे संबंधित हैं? प्रकृति का मधुर रूप, यानी इन पंक्तियों के अंदर जयशंकर प्रसाद जी ने प्रकृति का मधुर रूप वर्णित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचभूत का भैरव मिश्रण। पंचभूत का भैरव मिश्रण शंपाओं के शकल निपात, शंपाओं के शकल निपात, उल्का लेकर उधर शक्तियाँ, उल्का लेकर उधर शक्तियाँ खोज रही जो कोमल प्रभात, खोज रही जो कोमल प्रभात। ये पंक्तियाँ किस कवि की और किस से संबंधित हैं या किसका वर्णन इन पंक्तियों के अंदर किया गया? उत्तर है जयशंकर प्रसाद जी, और उन्होंने प्रकृति के भयानक रूप का वर्णन जो है किया है।
प्रकृति के भयानक रूप का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह महादंभ का दानव पीकर अनग का आश्व, यह महादंभ का दानव पीकर अनग का आश्व कर चुका महाभीषण रव, कर चुका महाभीषण रव, सुख दे प्राणी को मानव, सुख दे प्राणी को मानव, तज विजय पराजय का कुढंग, तज विजय पराजय का कुढंग। ये कविता की पंक्तियाँ किसकी स्थापना करती हैं? ये पंक्तियाँ किसकी स्थापना प्रतिष्ठित करती हैं? उत्तर है मानवतावाद की, मानवतावाद की। नेक्स्ट प्रश्न है, धूल लगी है पद कांटों से, धूल लगी है पद कांटों से, बिंधा हुआ है दुख, बिंधा हुआ दुख अपार, बिंधा हुआ है दुख अपार, बिंधा हुआ है दुख अपार, किसी तरह से भूला भटका आ पहुँचा हूँ तेरे द्वार, किसी तरह से भूला भटका आ पहुँचा हूँ तेरे द्वार। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं और इसमें कौन से भाव की अभिव्यक्ति हुई है? कौन से भाव को अभिव्यक्त किया गया है? ये पंक्तियाँ हैं जयशंकर प्रसाद जी की। इन्होंने वेदना की अभिव्यक्ति की है, वेदना की अभिव्यक्ति की है। नेक्स्ट प्रश्न है, कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है? कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है? कामायनी का अंतिम सर्ग है आनंदवाद, कामायनी का अंतिम सर्ग है आनंदवाद। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार कामायनी का प्रथम सर्ग भी पूछ लिया जाता है, वह मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फिर रिमाइंड करवाती हूँ। कामायनी का प्रथम सर्ग है चिंता। कौन सा सर्ग है? चिंता। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसाद जी का परिवार किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रसाद जी का परिवार किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर है सुंघनी साहू, सुंघनी साहू। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसाद जी ने औपचारिक रूप से कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की? प्रसाद जी ने औपचारिक रूप से कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की? आंसर है 8वीं कक्षा, आंसर है 8वीं कक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसाद जी ने स्वाध्याय से कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया? प्रसाद जी ने स्वाध्याय से कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया? उत्तर है हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, ब्रिज। यानी अपने बलबूते पर जयशंकर प्रसाद जी ने 5-5 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, जिनमें प्रमुख है हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और ब्रिज भाषा। प्रसाद जी काशी के किस प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़े? प्रसाद जी काशी के किस प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़े? क्वींस कॉलेज। कौन से कॉलेज में? क्वींस कॉलेज। आगे प्रश्न है, प्रसाद जी को अपनी किस रचना पर मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ? प्रसाद जी को अपनी किस रचना पर मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ? उत्तर है कामायनी, कामायनी। नेक्स्ट है, प्रसाद जी का देहावसान किस वर्ष में हुआ? प्रसाद जी का देहावसान किस वर्ष में हुआ? उत्तर है सन 1937 ईस्वी, सन 1937 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसाद जी की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई? प्रसाद जी की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई? आंसर है क्षय रोग, आंसर है क्षय रोग। क्षय रोग कहते हैं टीबी को। टीबी की बीमारी के कारण प्रसाद जी का देहांत हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, सारस्वत प्रदेश के यात्रियों का दल कहाँ की यात्रा पर था? सारस्वत प्रदेश के यात्रियों का दल कहाँ की यात्रा पर
था? उत्तर है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत। ये सारे प्रश्न लगभग मैंने आनंद सर्ग से उद्धृत किए हैं। आनंद सर्ग से उद्धृत किए हैं, जो कामायनी का अंतिम सर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वल धर्म का प्रतिनिधि कौन है? ध्वल धर्म का प्रतिनिधि कौन है? आंसर है वृषभ। वृषभ कहते हैं बैल को, वृषभ। नेक्स्ट प्रश्न है, ईड़ा ने कैसे वस्त्र धारण कर रखे थे? ईड़ा ने कैसे वस्त्र धारण कर रखे थे? आंसर है गेरवे। आंसर है गेरवे। नेक्स्ट प्रश्न है, आंसू काव्य किस शैली में रचित है? आंसू काव्य किस शैली में रचित है? उत्तर है स्मरण शैली। स्मरण शैली यानी यादगार की शैली के अंदर उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंसू काव्य के अनुसार घनीभूत पीड़ा मस्तक में क्या बनकर छा गई? घनीभूत पीड़ा मस्तक में क्या बनकर छा गई? आंसर है स्मृति, यानी कि यादगार, यादें बनकर के मस्तक में छा गई। नेक्स्ट प्रश्न है, वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन, वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन काव्य पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं और इसके कवि कौन हैं? किस कविता से ली गई हैं और इसके कवि कौन हैं? आंसर है विधवा कविता से हैं और निराला जी इनको रचने वाले हैं, यानी निराला जी की विधवा कविता से ये पंक्तियाँ उद्धृत हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बंद कंचुकी के सब खोल दिए प्यार से यौवन उभारने। बंद कंचुकी के सब खोल दिए प्यार से यौवन उभारने। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? इसमें मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये पंक्तियाँ हैं, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इन पंक्तियों को लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन उसको धीरज दे सके? कौन उसको धीरज दे सके? दुख का भार कौन ले सके? दुख का भार कौन ले सके? ये दुख वह जिसका नहीं कुछ छोर है। ये दुख वह जिसका नहीं कुछ छोर है। देव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है। देव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है। इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति व गुण है? इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति व गुण है? इन पंक्तियों में अभिधा शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा। प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण है और निराला जी की विधवा कविता से निराला जी की कविता की पंक्तियाँ ये हैं। ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? निराला जी की। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम हो महान तुम सदा हो महान। तुम हो महान तुम सदा हो महान। है नश्वर ये दीन भाव, यह नश्वर है दीन भाव। कायरता काम परता, कायरता काम प्रता। ब्रह्मा हो तुम, ब्रह्मा हो तुम। पद रज भरली भी है नहीं, पद रज भर भी है नहीं। पूरा ये विश्व भार, पूरा ये विश्व भार। उपर्युक्त पंक्तियाँ कौन सी शैली में हैं? कौन सी कविता से हैं और किस कवि की हैं? उपर्युक्त पंक्तियाँ कौन सी शैली में हैं, कौन सी कविता से हैं और कौन से कवि की हैं? उत्तर है उद्बोधन शैली है, उद्बोधन शैली है। जागो फिर एक बार कविता है, जागो फिर एक बार कविता है और इस कविता के रचयिता हैं
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट प्रश्न है, विधवा कविता का मुख्य रस कौन सा है? विधवा कविता का मुख्य रस कौन सा है? उत्तर है करुण रस। उत्तर है करुण रस। यानी विधवा कविता के अंदर निराला जी ने विधवा के वैधव्यपूर्ण जीवन की कारुणिक कथा को वर्णित किया है। उसका जो जीवन है बेचारी का बड़ा दुखी है, उसी की करुण गाथा को उन्होंने यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बादल किसका प्रतीक है? बादल किसका प्रतीक है? उत्तर है क्रांति का। किसका प्रतीक है? क्रांति का। नेक्स्ट प्रश्न है, बादल राग कविता किस वर्ष में लिखी गई? बादल राग कविता किस वर्ष में लिखी गई? उत्तर है सन 1920 ईस्वी में। सन 1920 ईस्वी में। और ये कविता किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जागो फिर एक बार कविता किसके विरोध में भारतीयों को उद्बोधित करने हेतु लिखी गई? जागो फिर एक बार कविता किसके विरोध में भारतीयों को उद्बोधित करने हेतु लिखी गई? आंसर है जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में। नेक्स्ट प्रश्न है, सवा लाख पर एक को चढ़ाऊं किसने कहा था? सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा किसने कहा था? उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता किस प्रकार की रचना है? तोड़ती पत्थर कविता किस प्रकार की रचना है? उत्तर है प्रगतिवादी। उत्तर है प्रगतिवादी। तोड़ती पत्थर कविता किस छंद में है? तोड़ती पत्थर कविता किस छंद में है? उत्तर है मुक्त छंद। आंसर है मुक्त छंद। नेक्स्ट प्रश्न है, बादल राग में किस रस का परिपाक हुआ है? बादल राग में किस रस का परिपाक हुआ है? उत्तर है वीर रस। उत्तर है वीर रस। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदी पदक पुरस्कार महादेवी जी को किस कृति पर मिला? वेदी पदक पुरस्कार महादेवी जी को किस कृति पर मिला? उत्तर है स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं, ये महादेवी वर्मा जी की गद्य की रचना है, स्मृति की रेखाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्म भूषण सम्मान महादेवी जी को किस लिए कब मिला? पद्म भूषण सम्मान महादेवी जी को किस लिए कब मिला? उत्तर है साहित्य सेवा के लिए। साहित्य सेवा के लिए सन 1956 ईस्वी में। सन 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, महादेवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन कौन सी रचनाओं पर मिला? महादेवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन कौन सी रचनाओं पर मिला? उत्तर है यामा व दीप शिखा। यामा व दीप शिखा। इस प्रश्न को प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, उस हिंदी साहित्य के कवि या कवयित्री का नाम बताओ जिसको दो दो रचनाओं पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जिसको दो दो रचनाओं पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उत्तर है महादेवी वर्मा। छायावाद के अंदर महादेवी वर्मा को ही जो है दो रचनाओं पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मरणोपरांत भारत सरकार ने महादेवी जी को कौन से पुरस्कार से अलंकृत किया? मरणोपरांत भारत सरकार ने महादेवी जी को कौन से पुरस्कार से अलंकृत किया? उत्तर है पद्म विभूषण। उत्तर है पद्म विभूषण। नेक्स्ट प्रश्न है, महादेवी वर्मा को डी.लिट की उपाधि कौन से विश्वविद्यालयों ने दी? महादेवी वर्मा को
डी लिट की उपाधि कौन कौन से विश्वविद्यालयों ने दी? उत्तर है विक्रम विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय व बनारस विश्वविद्यालयों द्वारा यानी महादेवी वर्मा को डी लिट की उपाधि जो है 4 विश्वविद्यालयों ने प्रदान की। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किस साहित्यकार को या किस कवि को 4 विश्वविद्यालयों ने डी लिट की उपाधि प्रदान की? तो आपका आंसर होगा महादेवी वर्मा। आपका आंसर क्या होगा? महादेवी वर्मा। कई बार प्रश्न को इस ढंग से भी पूछ लेते हैं, इन 4 विश्वविद्यालयों में से एक का नाम दे करके, उदाहरण के लिए विक्रम विश्वविद्यालय ने किस साहित्यकार को या किस कवि को या किस कवित्री को डी लिट की उपाधि प्रदान की? आपका उत्तर होगा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, महादेवी जी का निधन कब हुआ? महादेवी जी का निधन कब हुआ? उत्तर है सन 1987 ईस्वी। सन 1987 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरे हंसते हंसते अधर नहीं जग, मेरे हंसते हंसते अधर नहीं जग, कि आंसू लड़ियाँ देखो, कि आंसू लड़ियों देखो, मेरे गीले पलक छुओ मत, मेरे गीले पलक छुओ मत, मुरझाई कलियाँ देखो, मुरझाई कलियाँ देखो। इन पंक्तियों में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? इन पंक्तियों में किसकी अभिव्यक्ति हुई है और इन पंक्तियों के कवि का नाम बताओ। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? इन पंक्तियों के अंदर पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है, वेदना की अभिव्यक्ति हुई है और इन पंक्तियों के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, पंक्ति में किसकी भावना की अभिव्यक्ति हुई है? पंक्ति में किसकी भावना की अभिव्यक्ति हुई है? उत्तर है आध्यात्मिक भावना, आध्यात्मिक भावना। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वपन पराग झरा, श्वासों से स्वपन पराग झरा, नभ के नव रंग बनते दुकुल, नभ के नव रंग बनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली, छाया में मलय बयार पली। पंक्तियाँ किसकी हैं एवं कौन सी भावना वर्णित है? किसकी हैं वह कौन सी भावना वर्णित है? महादेवी वर्मा सौंदर्य भावना, महादेवी वर्मा सौंदर्य भावना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष महादेवी प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त हुई? किस वर्ष महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त हुई? उत्तर है सन 1933 ईस्वी। सन 1933 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, महादेवी वर्मा अपने काव्य में व्याप्त पीड़ा के कारण, महादेवी वर्मा अपने काव्य में व्याप्त पीड़ा के कारण किस अन्य नाम से प्रसिद्ध है? किस अन्य नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर है आधुनिक मीरा, आधुनिक मीरा। महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया? महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया? उत्तर है चांद पत्रिका, उत्तर है चांद पत्रिका। नेक्स्ट प्रश्न है, कह दे माँ क्या अब देखूं, कह दे माँ क्या अब देखूं, कविता महादेवी के किस काव्य संग्रह में संकलित है? कविता महादेवी के किस काव्य संग्रह में संकलित है? उत्तर है रश्मि, उत्तर है रश्मि। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में कविता महादेवी के
किस काव्य संग्रह में संकलित है? कौन तुम मेरे हृदय में कविता महादेवी के किस काव्य संग्रह में संकलित है? उत्तर है संधिनी। उत्तर है संधिनी। नेक्स्ट प्रश्न, दुख की बदली कविता महादेवी के किस काव्य संग्रह में संकलित है? महादेवी के किस काव्य में संकलित है? दुख की बदली कविता महादेवी के संधिनी काव्य संग्रह में संकलित है। दुख की बदली कविता महादेवी के संधिनी काव्य संग्रह में संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, वे मुस्कुराते फूल नहीं कविता किसकी है? वे मुस्कुराते फूल नहीं कविता किसकी है? उत्तर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, वे मुस्कुराते फूल नहीं कविता में कवित्री ने अमरलोक की तुलना किससे की है? वे मुस्कुराते फूल नहीं कविता में कवियत्री ने अमरलोक की तुलना किससे की है? उत्तर है मृत्युलोक। उत्तर है मृत्युलोक। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरलोक कैसा होता है? अमरलोक कैसा होता है? उत्तर है वेदना और अवसाद से शून्य। वेदना और अवसाद से शून्य। नेक्स्ट प्रश्न है, महादेवी द्वारा कविताओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? महादेवी वर्मा ने कविताओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? उत्तर है खड़ी बोली हिंदी। यानी खड़ी बोली के अंदर महादेवी जी ने अपनी रचनाओं को रचा है। नेक्स्ट प्रश्न, मृत्युलोक के फूल कैसे होते हैं? मृत्युलोक के फूल कैसे होते हैं? मुरझा जाने वाले। मुरझा जाने वाले। नेक्स्ट प्रश्न है, मृत्युलोक के दीपक कैसे होते हैं? मृत्युलोक के दीपक कैसे होते हैं? बुझ जाने वाले। बुझ जाने वाले। यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि मृत्युलोक कवयित्री जिस संसार में हम रहते हैं उसी को मान रही है और उसी को प्रतीक स्वरूप जो है इस कविता के माध्यम से वर्णित कर रही हैं कि संसार में जो मनुष्य रूपी फूल खिले हुए हैं वो एक न एक दिन मुरझा जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ दीपक भी कवयित्री ने मनुष्यों को ही मानना है कि एक ना एक दिन प्रत्येक मनुष्य की जीवन रूपी ज्योति जो है बुझ जाती है, यानी व्यक्ति के जीवन का अंत हो जाता है। इसीलिए कवयित्री ने जिस संसार में हम रहते हैं उसको मृत्युलोक का नाम दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, तिमिर पारावार में कौन सा अलंकार है? तिमिर पारावार में कौन सा अलंकार है? उत्तर है रूपक अलंकार। आपका उत्तर है रूपक अलंकार। प्यारे विद्यार्थियों, आज छायावाद पर आधारित जितना भी विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, यानी जो हमारे छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं, कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला जी और महादेवी जी वर्मा। उनकी रचनाओं पर आधारित प्रश्न, उनके द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाएं, उनकी प्रमुख रचनाओं पर जो जो उनको पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में। और आपको मैं यहाँ पर विदित करवाना चाहती हूँ कि कई बार जो है जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है, छायावाद है, इसमें से जिस कवि को साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, सेसरिया पुरस्कार मिला या साहित्य अकादमियों ने कोई और पुरस्कार दिया, उसके बारे में अवश्य एक प्रश्न पूछा जाता है। इसी प्रकार से किस किस विश्वविद्यालय ने किस लेखक को, किस कवि को, किस रचनाकार को डीलिट की उपाधि से विभूषित किया, ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। कई बार कविता की पंक्तियों का भाव भी आपसे पूछा जाता है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि जो उनकी प्रमुख कविताएं हैं उन कविताओं से उद्धरण संग्रहित करके उनके बारे में, चाहे वो काव्य शैली है, चाहे उनका रस है या शब्द शक्ति है, उन प्रश्नों का आपके सामने उदाहरण पेश करने की कोशिश की है।
ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि इस प्रकार के प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यानी किस कवि की क्या शैली है, किस कवि का कौन सा वाद है, या किस दर्शन से कवि प्रभावित है आदि। अब यहाँ पर आपने इन रचनाओं पर आधारित सभी प्रश्नों का गहनता से अध्ययन किया। मैं आशा करती हूँ कि आने वाली परीक्षाओं में, चाहे आपकी आईएएस की परीक्षा है, एचसीएस की है, या किसी भी स्टेट की पात्रता परीक्षा है जिसको टीचर एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा है, या कोई उच्च परीक्षा जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न साहित्य से पूछे जाएंगे, किसी का कोई प्रश्न नहीं बचना चाहिए, ऐसा मेरा प्रयास रहा है। आपसे मैं पुनः आग्रह करती हूँ कि जो विद्यार्थी मेरी पहले की वीडियो सुनने से अनभिज्ञ रह गए थे, जो सुन नहीं पाए थे, उनके लिए मैं आपको बताती हूँ, यूट्यूब चैनल पर जैसे ही आप डॉक्टर सुशीला आर्या का नाम सर्च करेंगे, वहाँ पर अब तक जितनी भी वीडियो मैंने लोड की हैं या प्रसारित की हैं, उनका विस्तृत वर्णन आपको मिल जाएगा। और मैं ऐसा मानती हूँ कि उन वीडियो से भी आपको परीक्षाओं में काफ़ी लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब मेरे वक्तव्य को विराम देते हुए आपसे पुनः आग्रह करती हूँ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि इस वैश्विक महामारी का आज तक दुनिया में कोई समाधान या इलाज नहीं है, ना इसकी कोई वैक्सीन यानी दवाई तैयार हुई है। इसलिए सावधान रहिए, सावधानियों का पालन कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अपने घर में जो वृद्ध जन हैं, जो बच्चे हैं, उनका विशेष ध्यान रखिए। अगर घर से बाहर जाना पड़े, घर से बाहर जाना अनिवार्य है या इमरजेंसी है, आप जो सोशल डिस्टेंसिंग है यानी जो दूरी बनाकर रखने का सरकार की चेतावनी है, उसका पालन कीजिए। घर में प्रवेश करते ही अपने हाथ मुंह को अच्छे साबुन से, सैनिटाइज़र से धोइए, और अगर उचित समझो तो आप स्नान करके अपने उन वस्त्रों को अपने स्नानागार में छोड़कर नए वस्त्र पहनकर अंदर आएं, ताकि आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हो। समय समय पर जो आरोग्य सेतु ऐप के अंदर जो सूचनाएं आपको दी जाती हैं, उनको घर पर रहकर